हेलो दोस्तों, आज हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी पार्ट 2 के बारे में करेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में, तो जिसमें डैम का जिक्र हुआ था। तो मैंने सोचा आपको दिखा भी दें कि किस तरीके से थोड़ा बहुत होता है ये। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे लेफ़्ट साइड में रिजर्वायर है एंड उसके आगे एक ऑब्स्ट्रक्शन बनाई है। इस ऑब्स्ट्रक्शन को कहते हैं डैम। और रिजर्वायर का मतलब कुछ भी नहीं है, एक फ्लोइंग रिवर थी जिसके आगे तुमने ऑब्स्ट्रक्ट कर दो, सारा पानी रुका हुआ है, तो उसे रिजर्वायर कह रहे हैं। नीचे की तरफ बीच में देखिए आप टरबाइन लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे क्या है, टरबाइन है, ब्लेड्स लगी हुई हैं। तो अब जैसे ही पानी आएगा वो ब्लेड्स घूमेंगी, वो ब्लेड्स घूमेंगी, उससे जनरेटर और ब्लेड के बीच में एक रॉड लगी है, वो रॉड भी घूमेगी और वहाँ जनरेटर से जो भी होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर सप्लाई कर दी जाएगी आगे, जो कि आप राइट साइड में देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट काम करता है। हालांकि ये आपके सिलेबस का नहीं है, बट नॉलेज होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं। आज का टॉपिक है सबसे पहला बायोमास। अब बायोमास है क्या चीज़? बायोमास क्या है? लक्कड़, कावडंग, इन सब को जब जला के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये एक टाइप के बायोमास कहलाते हैं। क्योंकि हाँ, हम जानते ही हैं, खैर लक्कड़ या कावडंग के केक, मतलब वही लेमन लैंग्वेज या गाँव की लैंग्वेज क्या कहते हैं, उपले, शायद उपले। तो इन सबको जलाओगे तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, तो उस हीट को हम यूज़ करेंगे। लेकिन पहले पुराने टाइम में क्या होता था, चूल्हा वूल्हा में जब ये सब यूज़ करा जाता था तो सिर्फ 8 या 10% ही एनर्जी हम यूज़ करते थे एक्चुअली, और बाकी सब क्या होता था, वेस्ट जाता था, एनवायरनमेंट में निकल जाता था आपस। और ट्रेडिशनल मेथड में दिक्कत क्या थी कि उसमें पॉल्यूशन बहुत होता था, क्योंकि स्मोक बहुत निकलती है ना। तो इसमें बात करेंगे, जब भी ड्यूरिंग द प्रोसेस बायोमास डिके करते हैं हम यहाँ पे, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब भी करेंगे ना, तो बायोगैस प्रोड्यूस होगी। मतलब अभी समझाऊंगा आपको, डायग्राम भी दिखाऊंगा। तो जैसे कि आपको डायग्राम मैंने कहा सॉरी, हाँ, तो ये देखिए डायग्राम। अब इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने देखिए लेफ्ट साइड में इनलेट है, तो यहाँ से मैंने डाला, जैसे गोबर डाल लिया या जो भी डाला मैंने, ठीक है, वो नीचे आ गया टैंक के अंदर। ये दिख रहा है स्कम टैंक, कंपोस्ट जो भी है, यहाँ पे उसको काफ़ी टाइम तक हमने उसको क्या कर दिया, डीके होने या डिकम्पोजिशन होने के लिए छोड़ दिया। तो जब चीज़ सड़ेगी टाइम के साथ, तो क्या होगा, गैस, फाउल गैसेज निकलती हैं, वो फाउल गैस निकलेंगी और वो ऊपर जाएंगी और वो हम कलेक्ट कर लेंगे। बाकी जो डीके मटेरियल है वो आफ्टर लॉन्ग टाइम हम उसको यूज़ करके मैन्योर बना लेंगे। राइट साइड में देखिए, उसको निकाल के मैन्योर बना लिया या फर्टिलाइजर बना लिया, ठीक है। और ऊपर जो चली गई है गैस टैंक से, वो क्या है, ऊपर की तरफ जो एरो दिख रहा है ना आपको, यहाँ से हम गैस कलेक्ट कर लेंगे और उसका बायोगैस जो होती है उसको यूज़ करेंगे एज अ फ्यूल। तो वापस आते हैं, होप आपको समझ आ गया हो। तो अब इसमें क्या बात लिखी है, अब ये जो बायोगैस प्रोड्यूस हो रही है, इस बायोगैस में देखो है क्या क्या। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिथेन, मिथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, ठीक है, मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स या वाटर, और H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये सब होता है इसमें। और जिसमें कि मिथेन सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में होता है, 75% तक मिथेन आता है। और मिथेन बहुत ही अच्छा फ्यूल है, मटीरियल है, बहुत अच्छा फ्यूल है। और मिथेन की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी मिथेन को बर्न करते हैं ना, सिर्फ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यानी कि पॉल्यूशन नहीं होगा, यानी स्मोक नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। हालांकि अब CO2 निकल रहा है तो बात अलग है, चलो छोड़ो। बाकी हाँ, मिथेन का अब उससे, इसको जलाने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो हीट प्रोड्यूस होगी, उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं समहाउ उससे भी, ठीक है। अब बायोगैस की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बायोगैस प्लांट, अब तो क्या बात आती है उसमें कि बायोगैस प्लांट्स आर इंस्टॉल्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस फ्रॉम डिके, यानी क्या चीज़, डिके करके बायोमास का, तो वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इट अंडरगोज एन एरोबिक डिकम्पोजिशन। अब जब भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कराओगे या बर्न करोगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ना, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एन एरोबिक डिकम्पोजिशन। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब भी किसी चीज़ को डिके करोगे तो उसे कहेंगे एरोबिक डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे तो एब्सेंस थी ना, तो ये क्या है, एन एरोबिक डिकम्पोजिशन हुई है यहाँ पे, क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जलाया था। अब बायोगैस इज प्रोड्यूस, जो बायोगैस प्रोड्यूस होगी हम उसको सिलेंडर में स्टोर करके रख लेते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी आप फ्यूल की तरह जब भी इस्तेमाल करना हम करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट है यहाँ पे, वो तुम्हें बता दूँ, जैसे कि वुड को अगर मैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जलाऊं तो चारकोल प्रोड्यूस होता है। चारकोल से आई थिंक सब फेमिलियर होंगे। चारकोल ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है और इसकी काफ़ी अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, छोड़ो, ठीक है। तो चारकोल, अभी आप इतना ही समझे, चारकोल प्रोड्यूस होता है। चारकोल की प्रॉपर्टी क्या है, चारकोल एक बेटर फ्यूल मटेरियल है वुड से। कैसे? क्योंकि देखो भैया, जब चारकोल को बर्न करते हैं ना, तो उसमें फ्लेम्स नहीं निकलती जल्दी ज़्यादा। दूसरी बात, वुड के कंपैरिजन में स्मोक भी नहीं होता इससे प्रोड्यूस, ठीक है, ऑलमोस्ट स्मोकलेस ही होता है ये भी। और ऊपर से हायर हीट प्रोड्यूस करता है चारकोल एज कम्पेयर टू वुड को बर्न करने से। तो हर वे में चारकोल ज़्यादा बेटर है, ठीक है।
तो आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं विंड एनर्जी की। तो विंड एनर्जी क्या है? सोलर रिलेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, सोलर एनर्जी पे डिपेंड करता है। कैसे सोलर पे डिपेंड करता है? देखो, विंड मिल का काम क्या होता है, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब विंड क्या है, विंड एनर्जी कैसे बनती है? वो जो मूविंग एयर होती है ना, मूविंग एयर होती है, वो उसका काइनेटिक एनर्जी से विंड एनर्जी बनती है। अब बात करते हैं आगे, अब काम कैसे करेगा विंड मिल? तो मैं तुम्हें एक सिंपल वे में पहले दिखा देता हूँ। देखिए, ये सॉरी, हाँ ठीक है, ये सब मैं कर सकता हूँ, चलेगा। तो देखो, टरबाइन, आपको यहाँ पे विंड मिल का एक डायग्राम दिखा रहा हूँ जिसमें आगे ब्लेड्स लगी है, रोटर ब्लेड्स जो दिखा रहा है ना, ये टरबाइन की ब्लेड्स, विंड मिल की ब्लेड्स हैं। तो हवा आ रही है, हवा आएगी तो क्या होगा, ब्लेड घूमेगी, ब्लेड घूमेगी तो पीछे देखो यहाँ पे जनरेटर है, उसकी शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट, अब शाफ्ट घूमी जनरेटर की वो भी, और तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी ही होनी है। फिर उसके नीचे वायर आई, नीचे हमने स्टोर करा या ट्रांसफार्मर लेके सप्लाई कर दिया आगे। तो ओवरऑल इतना सही फंक्शन है इसका, ठीक है। अब वापस चलते हैं टॉपिक पे कि विंड एनर्जी के बारे में। तो हम बात करते हैं अब इसके बारे में थोड़ा थ्योरी में क्या कहते हैं। जो ब्लेड्स ऑफ विंड मिल है वो क्या है, डिज़ाइन टू क्रिएट प्रेशर डिफरेंस। अब ब्लेड्स इस तरीके से डिज़ाइन करी जाती है कि प्रेशर डिफरेंस बन जाए, एक जगह पे हाई एक जगह पे लो, तो क्या होगा, वो रोटेट करने की, अब ये थोड़ा ज़्यादा डेप्थ हो गया, बस रोटेट करने के लिए प्रेशर डिफरेंस इस तरीके से डिज़ाइन करा जाता है कि प्रेशर डिफरेंस बन जाए, रोटेट हो जाए। तो टर्निंग इफेक्ट आ गया, टर्निंग इफेक्ट आने से क्या हो जाएगा, वो रोटेट होगी, रोटेट होगी तो क्या होगा, समहाउ इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर लेते हैं जनरेटर से, ठीक है। अच्छा, अब एक टर्म आती है विंड एनर्जी फार्म। ये क्या होता है विंड एनर्जी फार्म? जब बहुत, अब इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती है विंड मिल की, तो क्या होता है, बहुत सारी जब विंड मिल्स लेते हैं हम, उन सबको एक कॉमन, वो जितनी भी जनरेट कर रही है उन सबको एक कॉमन चीज़ से कनेक्ट करके कि हाँ भाई सबका एक जगह स्टोर कर रहे हो, तो ये बहुत सारी विंड मिल एक ही जगह पे होने का ना, उसे कहते हैं विंड एनर्जी फार्म, ठीक है। अब हालांकि दिक्कत है इसमें भी कि अगर इतना ही अच्छा है कि भाई कुछ पोल्यूशन भी नहीं हो रहा है, ऊपर से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, तो घाटा भी तो होगा जो हर जगह पे नहीं लगा ये, वरना हर जगह यही यूज़ कर रहे होते। तो इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है? रिक्वायर्स लार्ज लैंड एरिया, कि भाई इसको सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसका इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब इसको लगाने का, इसका प्लांट लगाने का या विंडमिल बनाने का ही, ये सब चीज़ें को बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है। तीसरी चीज़, मेंटेनेंस। अरे अब मान लो कहीं विंड मिल के टॉप की तरफ ही कुछ दिक्कत हो गई तो उसको मेंटेनेंस करने में भी, यहाँ से ऊपर जाए बंदा तो बहुत, मतलब इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, मेंटेनेंस करना। और लास्ट क्या है, मिनिमम। अरे हाँ, विंड, अब ऐसा भी नहीं कहीं पे भी हम लोग मुँह उठा के विंड मिल लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो विंड मिल की कम से कम क्राइटेरिया है कि कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर की वहाँ पे हवा चलनी चाहिए, तभी वहाँ पे सेटअप करोगे। अगर उससे कम हुई तो भाई टरबाइन की ब्लेड नहीं घूमेगी तुम्हारी, ठीक है। तो ये सब कुछ लिमिटेशन भी है, हर चीज़ का फ़ायदा तो नुकसान भी होता है। अब बात आती है सोलर एनर्जी। तो अब विंड एनर्जी हट के हम आते हैं सोलर एनर्जी पे। सोलर एनर्जी में क्या है, द रेडिएशन फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट, हम लोग फॉर्म ऑफ हीट में जैसे कि इंफ्रारेड, मान लो इंफ्रारेड रेज होती हैं, तो सन कौन कौन सी, विजिबल लाइट, यूवी रेज, गामा रेज, ये सब फेंकता है हमारी तरफ, ठीक है। तो ये सब क्या, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ लाइट, फॉर्म ऑफ एनर्जी, बातें की। अब बात करते हैं, ज़्यादातर जो यूवी रेज होती है ना, वो तो चलो या हमारा एटमॉस्फेयर या तो अब्जॉर्ब कर लेता है या रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। जैसे कि ओजोन लेयर, ओजोन लेयर से हम जानते हैं ना, ओजोन लेयर हमारे अर्थ का ब्लैंकेट है जो बचाता है हमें यूवी रेज से, वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है वापस स्पेस में यूवी रेज को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक है। तो यूवी रेज या तो अब्जॉर्ब हो जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में या रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तो सोलर रेडिएशन जो सिर्फ हमारे अर्थ के सरफेस तक आती हैं, वो कौन सी है, या तो इंफ्रारेड आएगी या विजिबल आएगी, यूवी तो चली गई। इतनी बात क्लियर है? तो आगे चलते हैं। अब और क्या बात आती है, मॉडर्न साइंटिफिक डिवाइसेस, जैसे कि सोलर एनर्जी जो इस्तेमाल करते हैं कौन कौन से, जैसे सोलर कुकर हो गए, सोलर वाटर हीटर हो गए, सोलर वाटर पंप हो गए या सोलर सेल्स। ये 4 तरीके के डिवाइसेस जो जनरली यूज़ करे जाते हैं जो सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट है। अब हमने इन सोलर डिवाइसेस को 2 कैटेगरी में बांटा है। किस बेसिस पे? उनके वर्किंग प्रिंसिपल पे, कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। पहला ग्रुप है जिसमें सोलर कुकर और सोलर वाटर हीटर आ रहा है, दूसरा ग्रुप है जिसमें सोलर सेल आ रहा है। तो ऐसा है, सोलर कुकर और सोलर वाटर हीटर का प्रिंसिपल क्या है, काम कैसे करता है कि वो सोलर एनर्जी कलेक्ट करेगा और उससे इन फॉर्म ऑफ हीट
और वो फिर बाद में यूज़ करेंगे। पहले हम कलेक्ट करेंगे सोलर एनर्जी को हीट की फॉर्म में। और दूसरा सोलर सेल का काम क्या होता है, राइट साइड में देखिए कि सोलर एनर्जी डायरेक्टली आ रही है, साइमल्टेनियसली उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट होता जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, आ रही है कन्वर्ट हो रही है, आ रही है कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी में और यूज़ हो जा रही है। फर्क है ना दोनों बातों में, इसे हम स्टोर नहीं कर रहे। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल पे दो बेसिस पे बांटा गया है। अब बात करते हैं सोलर कुकर की। सोलर कुकर और सोलर सेल की बात करेंगे। अब पहले सोलर कुकर की बारी है। तो सोलर कुकर मैं आपको पहले डायग्राम दिखा देता हूँ। यही था, ओ या ये सर, ये शिट। हाँ, तो सोलर कुकर की ये डायग्राम आप देखिए। तो इसमें क्या है बेसिकली, आप देख रहे होंगे एक तो ये ऊपर रिफ्लेक्टर है। ये रिफ्लेक्टर क्या है, एक टाइप का मिरर है जो हम मूव कर सकते हैं आगे पीछे। तो जैसा कि हम कोशिश ये करते हैं कि सनलाइट आ रही है इस रिफ्लेक्टर पे पड़ेगी, वो फिर रिफ्लेक्ट होके लाइट जो आ रही है उस रिफ्लेक्टर पे पड़ेगी और फिर वो नीचे चली जाएगी। हम उस एंगल पे सेट करते हैं वैसे कि हाँ भाई नीचे हमारे कंटेनर के अंदर वो लाइट जाए रिफ्लेक्ट होके। ठीक है, आपको ये दिख रहा है ग्लास और प्लास्टिक कवर। ग्लास और प्लास्टिक कवर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये उस चीज़ को जो लाइट आती है ना, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, तो जो इंफ्रारेड रेज होती है वो हीट काफ़ी ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है। तो वो क्या करता है, आने तो दे देगा अपने में से, पास तो होने देगा, बट हाँ वापस नहीं जाने देगा। यानी कि इंफ्रारेड रेज अंदर तो चली जाएगी इस ग्लास प्लेट से या ग्लास कवर से, बट बाहर नहीं आ पाएंगी, अंदर ट्रैप हो जाएगी। तो अगर अंदर ही इंफ्रारेड रेज ट्रैप हो गई तो क्या होगा, अंदर की गर्मी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, और उससे क्या होगा, फिर हमारा अंदर का टेम्परेचर राइज होगा और हमारी कुकिंग होगी। आप देखिए यहाँ पे कुकिंग पॉट, तो आपको पता ही है कि हाँ भाई जिसमें हमने कुछ भी रखा हो कुक करने के लिए। और एक चीज़ और लिखिए, ब्लैक कलर्ड इंटीरियर। हाँ, अंदर का जो कंटेनर है वो पूरा पूरा ब्लैक पेंट करा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर की प्रॉपर्टी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इसलिए अंदर का जो हम करते क्या है, अंदर का जो कंटेनर है उसको ब्लैक पेंट करा जाता है। चलो वापस थ्योरी पे आते हैं। सॉरी, ये जो एडजस्टमेंट मैं कर रहा हूँ। ओके, तो बात करते हैं बॉक्स टाइप सोलर कुकर की। तो बॉक्स टाइप सोलर कुकर में क्या लिखा है, एक नॉन कंडक्टिंग मैट है, लीव इट, फिर इनर वॉल जो है उसकी पेंटेड ब्लैक, तो वो नीचे जो कंटेनर है उसका इनर जो ब्लैक है। बॉक्स इज कवर्ड विद अ ग्लास शीट। ग्लास शीट के बारे में मैंने बता दिया। बाकी ग्लास शीट के बारे में मैंने आपको वैसे ही बताया कि हाँ, इंफ्रारेड रेडिएशन को तो पास कर देगा बट निकलने नहीं देगा वापस। ठीक है, फिर एक एडजस्टेबल प्लेन मिरर ऊपर लगाया गया है। ठीक है भाई, सही बात है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्ट सनलाइट टू द बॉक्स। ओके, फिर आखिरी बात क्या आती है, द ग्लास शीट क्या है, हीट को अंदर ट्रैप करने में काम करता है। तो इस, अच्छा हाँ, एक और बात, जो अंदर हीट ट्रैप कर लेते हैं ना, इस फिनोमिना को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है, मतलब ग्रीन हाउस प्लांट्स में, कि जहाँ पे कोल्ड कंट्रीज़ में अब एग्रीकल्चर करना है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो व्हेन प्लेस्ड इन, अच्छा 2-3 घंटे तक भी अगर तुम सन में छोड़ दोगे ना इस सोलर कुकर को, तो वो कितना टेम्परेचर तक जा सकता है, 140 डिग्री। यानी अपना कुकिंग प्रोसेस तो आराम से हो ही जाएगा। इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हो, बॉइलिंग राइस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, पल्सीज और वेजीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब बात करते हैं सोलर सेल के बारे में। जब सोलर की बातें चली रही है तो सोलर सेल की बातें भी कर लेते हैं। तो सोलर सेल में क्या बात होती है, एक चीज़ ध्यान रखना, सोलर सेल में सिलिका कह रहा हूँ, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन एलिमेंट का यूज़ होता है ज़्यादातर। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, सिलिकॉन ही क्यों, क्योंकि वो हम पे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है आराम से, और इको फ्रेंडली भी होता है। ठीक है, और सोलर सेल की एफिशिएंसी 25% तक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सोलर सेल के बारे में। तो सोलर सेल में सिर्फ आप इतना समझिए कि एक सोलर सेल अप्रोक्सीमेट 0.5 से 1 वोल्ट तक की पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकता है। ठीक है, और पावर के टर्म से बात करी जाए तो पावर, अच्छा ये जो V लिखा है ना, 0.5 to 1 V, दिस इज वोल्टेज। एंड जो 0.7 W जो लिखा है ना, W इज वॉट इज अ यूनिट ऑफ पावर। ओके, तो इतनी पावर और इतनी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकता है नॉर्मली एक सोलर सेल। लेकिन अब बात आती है सोलर पैनल क्या होता है। सोलर पैनल क्या होता है, अब इतना जो एक सोलर सेल जो है ना, वो आपकी एनफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे नहीं रही है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी सोलर सेल्स को जोड़ के एक सोलर पैनल बना लेते हैं कि हाँ भाई कम से कम सब मिल के इतनी तो दो कि हम यूज़ कर सकें कम से कम। तो सोलर पैनल कंसिस्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स कंबाइंड टुगेदर एंड कैन डिलीवर एनफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रैक्टिकल यूज़। ठीक है, अब घर में ही देख लो, हमारे घर में 220 की नॉर्मल वोल्टेज आती है, तब जाके तो अप्लाइंसेस चलते हैं, उससे कम होती है तो दिक्कत होती है। तो सिमिलरली उतना तो आए कम से कम। अच्छा, एक और बात,
सिलिकॉन बताया था, सिलिकॉन यूज़ करते हैं, ठीक है भाई करते हैं, लेकिन सिलिकॉन का प्योर फॉर्म मिलना इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, ठीक है। तो अब सिलिकॉन के लिए अलावा कुछ और यूज़ करो तो तभी तो होगा, क्योंकि अगर सिलिकॉन इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा तो फिर क्या क्या फ़ायदा सोलर सेल बनाने का, तो महंगा पड़ रहा है ना अपने आप को। तो हमने क्या, दूसरा मटेरियल क्या है, सिल्वर वो भी एक्सपेंसिव है, तो अभी तक इतना ज़्यादा इसी वजह से यूज़ नहीं होता, ये कॉस्टली पड़ रहा है यार, सिलिकॉन सिल्वर दोनों चीज़ काफ़ी कॉस्टली पड़ रही है। तो सोलर सेल ओवरऑल क्या हो गया, एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते। अच्छा, एक और बात, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द सोलर पैनल ड्यूरिंग द डे टाइम। अच्छा, अब एक ड्रॉबैक ये भी तो समझ सकते हैं हम कि यार ये तो सिर्फ दिन दिन में यूज़ हो सकता है ना। तो दिन दिन में यूज़ होता है ज़्यादातर, और ऐसा भी नहीं हर जगह पे तुम सोलर सेल लगा के बैठ जाओगे। जहाँ पे सॉरी, जहाँ पे भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ गुड अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन आ रही है, वहीं पे यूज़ होगा। अब मान लो कि बहुत क्राउडेड प्लेस में हो आप, ठीक है, और आपका घर थोड़ा नीचे की तरफ है, तो वहाँ पे आप लगा के क्यों बैठोगे जब पूरे टाइम इतनी एनफ अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन वहाँ पे आ ही नहीं पा रही। तो ये सब देख के लगाना होता है। तो रात अब क्या करते हैं कि जो दूसरा सॉल्यूशन क्या है, जहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी अच्छी आ रही है, तो डे टाइम में वो जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है उसको बैटरी में स्टोर कर लो और फिर बाद में रात को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी काम कर सकता है। बाकी इतना एक्सपेंसिव होने के बावजूद एक चीज़ क्या है कि हाँ भाई, इसकी लो एफिशिएंसी है, एक्सपेंसिव भी है, तो ये इतना ड्रॉबैक होने के बावजूद भी अब हम पे कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। सैटेलाइट वगैरह में फिर भी इसी को यूज़ कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेके आएंगे भाई। तो सैटेलाइट वगैरह में यूज़ करते हैं हम लोग, कैलकुलेटर में ये सब डले होते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल मैं इतना ही रोक रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। बाकी होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। और हाँ, सॉरी मेरी इस लेमन लैंग्वेज के लिए अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो, बट आई थिंक ये बेस्ट रहेगा आपको समझाने के लिए। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा या कुछ भी बुरा लगा, मतलब कुछ भी लाइक या डिसलाइक हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।